हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में, जो कि आपकी टीजीटी सोशल साइंस की क्लास, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ईएमआरएस के लिए, DSSS के लिए, और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ये वाला टॉपिक आ रहा है उसमें आप उसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। तो सिविक्स का हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे क्लास नंबर 1। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी इस वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट आपकी बननी अब शुरू हो जाएगी और एमसीक्यूज भी साथ के साथ कराए जाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक देख लेते हैं क्या है। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। क्योंकि हम सिविक्स में इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पावर का सीधा सीधा मतलब क्या है, सत्ता। यानी जिसके पास सत्ता है उसके पास, जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। देखते हैं ना, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि पावर है इनके पास, तो पावर क्या है, वो सत्ता ही तो है कि मेरे पास सत्ता है, सत्ताधारी ग्रुप है, यानी जो जिनके पास पूरी की पूरी पावर है। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है, मतलब शेयरिंग का क्या मतलब है। कोई एक चीज है कि जिसको हम शेयर कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है सत्ता की साझेदारी, यानी जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसमें शेयरिंग कैसे करनी है, साझेदारी कैसे, और साझेदारी की जरूरत होती क्यों है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सपोज, यानी एक लोकतंत्र है उस कंट्री में, वो एक लोकतांत्रिक कंट्री है। तो ऐसे क्या क्या चीजें हो जाती हैं एक कंट्री में जिसकी वजह से हमें कुछ कह सकते हैं कि उस कंट्री में कुछ पार्टीशन ना हो या फिर कुछ गड़बड़ी ना हो, इस वजह से हमें सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती है। यानी हमें पावर जो है पूरी वो एक हाथ में ना होके डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो ये देखने वाली बात है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसकी जो शेयरिंग है, वो किस तरीके से की जा सकती है। अब इसमें जैसे कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई काम करने के लिए दे दो, तो उस काम को वो व्यक्ति किस तरीके से करता है वो डिपेंड करता है। सेम काम जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ अलग तरीके से करेगा। तो यही चीज है, एक कंट्री में पावर को शेयर करने का जो तरीका होगा वो दूसरी कंट्री में अलग होगा, लेकिन उनके क्या वहाँ की कंडीशन है, क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से वो चीज को हैंडल करेगा। तो जो कंट्री चीजों को ढंग से हैंडल कर लेगी, वो कंट्री बच जाएगी, उसमें कुछ खराब चीजें नहीं होंगी, उसमें आंदोलन या फिर कुछ बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन जो कंट्री अच्छे से साझेदारी नहीं कर पाएगी, इस चीज में पावर को ठीक से शेयर नहीं कर पाएगी, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी और लोगों को पूरा पार्टिसिपेशन सरकार में नहीं दे पाएगी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे कि देश में बहुत नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो है, शक्ति जो है, वो किसी एक के पास नहीं रहती है, वो गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गन्स में बढ़ जाती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास सारी शक्तियां नहीं होती। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग, एक ऐसी शेयरिंग जिसको हम बुद्धिमानी से की हुई शेयरिंग कह सकते हैं, या फिर सही तरीके से शेयरिंग कह सकते हैं, साझेदारी कह सकते हैं, ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर। ये किस किस चीज में बटी होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स में बटी होती है, विधायी शक्तियों में, कार्यकारी में, और न्यायपालिका शक्ति। इस तरीके से एक लोकतांत्रिक कंट्री में जो शक्तियों का विभाजन है वो विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया जाता है। क्यों? ताकि जो एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके और जो देश में जो रूल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चल सके। इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इसके बाद अगले 2 टॉपिक्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है, पावर को शेयर किया जाता है। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज। हम इस चैप्टर में 2 स्टोरी हैं उनको देखेंगे, जैसे कि बेल्जियम है और श्रीलंका। इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इन दोनों ही कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम आई, तो इन दोनों ने ही, क्योंकि दोनों ही तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर इनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा। जैसे किसी एक फैमिली में देख लो कि 2 लोग होंगे अलग अलग, दोनों एक ही फैमिली से हैं, एक ही सबके तौर तरीके हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका दोनों ही लोगों का अलग है। ऐसे ही दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जब बात आती है प्रॉब्लम की, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये क्या तरीका निकालते हैं कि अपने देश को बचा सकें। ठीक है, बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जब देश में पावर शेयरिंग की डिमांड उठती है तो फिर इस चीज को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इन दोनों स्टोरीज के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एथनिक। एथनिक को अगर हिंदी में हम बोले तो इसका मतलब होता है जातीय। अब इस वर्ड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डेसेंट, यानी अपने कॉमन पूर्वज, यानी एक जो बिल्कुल सिमिलर पूर्वज होंगे इनके,
और किस चीज़ को लेकर सिमिलैरिटीज होगी, फिजिकल टाइप यानी शारीरिक बनावट को लेकर सिमिलैरिटी होगी इन लोगों में, और कल्चर अपनी साझा उनका कल्चर होगा यानी साझी उनकी संस्कृति होगी, यानी एक ऐसा ग्रुप, जातीय समूह कह सकते हैं या फिर एथनिक ग्रुप कह सकते हैं, जिनके एक जैसे पूर्वज होंगे, एक जैसे शारीरिक बनावट होगी और एक जैसी संस्कृति को वो साझा करते होंगे, यानी एक ही जैसी संस्कृति के होंगे। लेकिन क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है इनमें सिमिलर हो, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि ये साझी संस्कृति वाले एक ही धर्म में बंधे हों, ठीक है, या फिर एक ही राष्ट्रीयता में बंधे हो, यानी एक ही नेशनैलिटी में बंधे हो। अलग अलग नेशंस में भी सेम तरीके ग्रुप पाए जा सकते हैं ना, एथनिक ग्रुप, तो उन्हीं को बोलते हैं एथनिक ग्रुप यानी जातीय समूह, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, अच्छा देखिए, जो एथनिक ग्रुप आपने कई बार सुना होगा, मास्टर्स वगैरह में भी आपने अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह से करा होगा या फिर हिस्ट्री में, तो कहीं आपको एक वर्ड ये वाला देखने को ज़रूर मिला होगा, है ना, तो आप इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं। इस वर्ड की वजह से ही काफ़ी सारे मूवमेंट भी अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे देखने को आपको मिलते रहे हैं। अपनी खुद की पहचान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है इनको। नेक्स्ट वर्ड है आपका बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म। ये जो मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड है ये मेजोरिटी से बना है। इसका मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा है। क्या? जिनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे कि आप बोल सकते हो, आपने क्लासरूम में कोई एक ऑप्शन दिया बच्चों को, तो मेजोरिटी के साथ जाओगे आप, यानी जो ज़्यादा बच्चे जिन्होंने जिस चीज़ के लिए ज़्यादा हाँ बोला है, आप उस चीज़ को इंक्लूड कर लोगे अपने करिकुलम में या फिर अपनी किसी एक्टिविटी में, है ना। तो मेजोरिटी के साथ जाया जाता है। तो अ बिलीफ, एक मान्यता। बिलीफ का मतलब क्या होता है? एक मान्यता। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होती है? एक ऐसी मान्यता जिसमें मेजोरिटी जो वाली जो कम्युनिटी होती है शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। जिसमें मेजोरिटी जिसकी होती है वो अपने हिसाब से कंट्री को रूल करना चाहती है, ठीक है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यक जो समूह है उनकी ज़रूरतों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, यानी डिसरिगार्ड कर देते हैं उस चीज़ के लिए, वो कि हम तुम्हारी ये वाली बात नहीं मानेंगे, जो मेजोरिटी चाहेगी वो शामिल होगा इस कंट्री में, ठीक है, उस तरीके से ये रूल करेंगे। और किसकी बातों को नहीं माना जाता? जो अल्पसंख्यक समुदाय है, तो इसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। यहाँ पर हम बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र जो है उसमें ऐसे क्या हालात आ जाते हैं, ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है कि अलग अलग कंट्री को अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो अलग तरीके से करनी पड़ती है। पावर को शेयर करने का तरीका अलग हो जाता है कंट्री के हिसाब से। अगर कोई समझदार कंट्री होगी वो पावर को इस तरीके से शेयर करेगी कि सब लोगों को मिल जाए पावर और पूरी कंट्री एकदम एकजुट बन के रहे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो कंट्री है वो समझदारी के साथ काम नहीं कर पाती और वहाँ पे कंट्री जो टूट जाती है पावर को गलत तरीके से शेयर करने की वजह से, ठीक है, या फिर लोगों के पार्टिसिपेशन ठीक से ना करवाने की वजह से। क्योंकि लोकतंत्र है तो लोगों का आना तो तय है, इसमें लोग तो आएंगे ही पार्टिसिपेट करने। अगर उनको सही तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा तो सरकार कहाँ बच पाएगी और देश भी कहाँ बच पाएगा, ठीक है। तो बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बेल्जियम जो है ये एक यूरोप की कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अब इस कंट्री में क्या हुआ था ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ मिला हुआ है। तो इसका जो मैप है वो किस तरीके से है, खैर यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है, ये है मैप। इधर वाला जो हिस्सा है ये है आपका नीदरलैंड के साथ, इधर वाला है आपका जर्मनी के साथ, इधर है थोड़ा सा हिस्सा लग्जमबर्ग के साथ, और ये वाला जो हिस्सा है आपका ये है आपका फ्रांस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो बेल्जियम है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके आसपास के कौन कौन सी कंट्री है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आता है, यहाँ पर यहाँ के जो लोकतंत्र है, यहाँ पे जो राजनीति है कुछ अलग तरीके से चल रही थी और प्रॉब्लम थी यहाँ पर एथनिक ग्रुप की, ठीक है, या फिर एथनिक कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितने कैसे पार्ट में डिवाइड हुई थी उसको देखते हैं। पॉपुलेशन जो है वो दो तरीके से रह रही थी। एक तो फ्लेमिश जगह का नाम है फ्लेमिश और एक जगह का नाम है वेलोनिया, ठीक है, दो जगह का नाम आपको सबसे पहले याद रखना है, फ्लेमिश और वेलोनिया। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोनिया में कितने % लोग भाषा बोलते थे ये वाली, या फिर फ्लेमिश एरिया में कौन सी भाषा जो बोली जाती थी और उनको कितने % लोग बोलते थे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझ लीजिए और डॉट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। फ्लेमिश जो जगह थी यहाँ पर
59% लोग क्या भाषा बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। ठीक है, वेलोनिया जो जगह थी यहाँ पर 40% लोग कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। 59% एंड 40%, 59% भाषा बोल रहे हैं डच और 40% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच। तो यहाँ पर जो कम भाषा बोलने वाली जो जनसंख्या है वो क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो 40% लोग हैं जो कि फ्रेंच बोल रहे हैं, 59% डच बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, और यही टेंशन वाली बात थी कि नंबर में कम है, ठीक है, पॉपुलेशन उनकी कम परसेंट है लेकिन पावरफुल ज़्यादा है वो। ठीक है, तो फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा पावरफुल थे। 1% जो बेल्जियंस थे, यानी 1% जो बचा हुआ नंबर है, वो क्या भाषा बोलते थे, वो भाषा बोलते थे जर्मनी, यानी वो जर्मन भाषी लोग थे। ठीक है, अब इसको मैं अब दोबारा आपसे पूछूंगी, ध्यान रख लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। ये जो एरिया है ये आपका फ्लेमिश, येलो वाला। अब मुझे बताइए बिना कुछ सोचे समझे कि फ्लेमिश में कितने परसेंट लोग डच भाषा बोलते थे। तो ये था नंबर आपका 59%। ये है आपका रेड वाला एरिया, कौन सा, वेलोनिया। तो वेलोनिया में 40% लोग कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। याद करना ही आपको। ठीक है, ये जो आपका लाइन वाला एरिया है ये है आपका 1%। ठीक है, यानी जर्मन भाषी जो लोग हैं वो इस एरिया में रहते थे। और ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या है, ये है राजधानी, कैपिटल। और इस कैपिटल का नाम क्या था, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में जो हालात थे वो कुछ अलग थे। फ्लेमिश एरिया में 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच, ज़्यादा नंबर है। और पूरे देश में फ्रांस बोल रहे हैं 40% लोग। लेकिन राजधानी में कुछ अलग ही मामला था। आप देख लेते हैं राजधानी में क्या मामला था। यहाँ पर 80% लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिख देती हूँ, कैपिटल में 80% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। और 20% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, डच भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक डेटा याद कर लो, आपको याद रहेगा। पूरे देश में डच भाषी ज़्यादा हैं लेकिन कैपिटल में डच भाषी कम हैं। पूरे देश में फ्रेंच भाषी कम है लेकिन कैपिटल में फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा हैं। लेकिन टेंशन की जो बात थी, दोनों ही कम्युनिटीज़ में 1950s से 1960s के बीच में बहुत ज़्यादा इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन हो गई कि हमारी संख्या इतनी है लेकिन हमें उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जबकि जो अल्पभाषी लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। इनके बाद हमारा नंबर आता है पर पहले पावरफुल ये लोग हैं। ठीक है, डच भाषी लोगों को मौका मिला लेकिन वो काफ़ी बाद मिला। लेकिन जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, उनको ज़्यादा मौके मिले। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आप देख ही चुके हैं कहाँ पर क्या डेटा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन थी, ये यहाँ का ऐसा कारण बना जिसकी वजह से लोगों में फिर थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिला। हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी, ये टेंशन और बढ़ जाती, लेकिन बढ़ी नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ब्रुसेल्स ने, बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब लोगों के मन में भेदभाव आने लगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर उनके साथ ऐसा हो रहा है और हमारे साथ गलत सिचुएशन हो रही है, तो सरकार का क्या रुख रहा है इस सिचुएशन पे, ये हम देखेंगे। अभी सेकंड वाला जो केस है वो देख लेते हैं हमारा, वो था श्रीलंका वाला। श्रीलंका, अब श्रीलंका की हालात जो हैं वो सभी के सामने हैं। यहाँ पर वॉर चला था, सिविल वॉर चला था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उन्हीं को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एथनिक कम्युनिटीज़ यहाँ पे जो थी श्रीलंका की, कुछ अलग तरीके से थी। प्रॉब्लम वाले सेक्शन में हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर श्रीलंका, जिसकी कैपिटल क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल है दूसरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल, वो मानी जाती है कोलंबो। ठीक है, और इसका पूरा नाम है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। वैसे उसमें मेंशन नहीं है आपके टॉपिक में, बट ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के कैपिटल्स हैं दो, एक तो है लेजिस्लेटिव और एक है एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल। तो लेजिस्लेटिव जो है वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल है वो कैपिटल है आपकी कोलंबो। ठीक है ना।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो देखने को मिली वो थी यहाँ पर बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद यानी जिन लोगों का नंबर ज़्यादा है, जो संख्या में ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से रूल चला सकते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही अलग तरीके से उनका डिवीजन था, या कह सकते हैं कि डाइवर्स पॉपुलेशन थी, ग्रुप्स अलग अलग थे। देखते हैं किस तरीके के ग्रुप यहाँ पर थे। चलिए ग्रुप्स में हम सबसे पहले बात करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है पूरा ग्रुप सिंगलास की, यानी सिंगली जो लोग थे वो थे, और दूसरा था यहाँ पर तमिल्स। ठीक है, तो सिंगली जो लोग थे, सिंगली भाषा जो बोलने वाले लोग थे, उनका नंबर था 74% के आसपास लगभग। और इन सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों में बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, जिनकी संख्या लगभग आज के डेटा को अगर आप देखोगे तो इतनी है। हिंदुइज्म वाले जो लोग थे वो थे 12.6% के आसपास लगभग। मुस्लिम जो थे वो थे आपके 9.7% के लगभग। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और ग्रुप की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो ये थे 7%। ठीक है, और इन क्रिश्चियंस में कुछ तमिल थे और कुछ सिंगलीज थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा डिवीजन कि सिंगली भाषा बोलने वाले 74%, तो आपको पता चल गया है कि मेजॉरिटी जो है वो सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों की थी। और तमिल भाषी जो लोग थे उनका नंबर कितना था, 18%। इसमें भी सब ग्रुप शामिल थे। ठीक है, इनमें भी दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि श्रीलंकन तमिल्स थे। कौन से? श्रीलंका में रहने वाले तमिल, और कुछ थे यहाँ पर भारतीय तमिल। भारतीय तमिल का मतलब ये है कि श्रीलंका वाला जो एरिया है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु भी है। तो प्लांटेशन के टाइम पे मतलब यहाँ से जो गुलाम थे उनको ले जाकर यहाँ पर लाया गया था, यहाँ बसाया गया था। तो उनके बच्चे भी फिर यहीं पे रहे, तो उनको फिर भारतीय तमिल कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु से लाए गए थे ये लोग, तो यहीं पर ही बस गए थे, तो इनको भारतीय तमिल कहा गया। तो श्रीलंकन तमिल थे और भारतीय तमिल थे, इनके साथ नाइंसाफी हो रही थी यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर। तो श्रीलंकन तमिल जो थे उनका नंबर कितना था, लगभग 13%। और प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये आज कॉलोनियल टाइम में यहाँ पर लाकर बसाए गए थे, तो इनको बोला जाता है इंडियन तमिल, जिनका नंबर कितना है 4.2%। ठीक है, ये अपडेटेड डेटा है 4.2% वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या आगे बढ़कर। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी सिंगली भाषा और तमिल्स के बीच में। बेल्जियम में तो पार्टीशन हो सकता था, है ना, कंट्री का, कि बोल देते कि जो ज़्यादा भाषा वाले बीच में से काट देते कंट्री को, कि फ्लेमिश वाले एरिया वाले अलग हो जाओ और जो वेलोनिया वाले हैं वो अलग हो जाओ, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसे श्रीलंका में दोनों ग्रुप्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, सिंगली भाषा और तमिल वाले लोगों में, कि यहाँ पर कौन अच्छे तरीके से यहाँ पर तमिल लड़ा ही नहीं पा रहे थे। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी इन्होंने सिंगली ही कर दी थी, तो वो सब भी देखेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यकवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुका था। कंट्री जो थी उसको इंडिपेंडेंस कब मिला था, यानी श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, इसको अगर देखें हम तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी प्रीवियस एग्जाम में। श्रीलंका जो है आज़ाद कब हुआ था, 1948 में। और यहाँ पर सिंगली जो कम्युनिटी थी उनका बोलबाला था, सिंगली समुदाय, सिंगली कम्युनिटी का बोलबाला था। और यहाँ पर इन्हीं की ही सुप्रीमेसी थी, यानी इन्हीं को ही ऊपर, सबसे ऊपर रखा गया था। अब 1956 में हुआ क्या, सिंगलीज को, यानी सिंगली जो भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपकी जो भाषा है उसको बोल दिया जाए कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उसी को तुम्हें बोलना है और उन्हीं लोगों को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्या होगा, बाकी सब लोगों का जो दूसरी भाषा बोलने वाले हैं या फिर दूसरे ग्रुप के लोग हैं, तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिला। सिंगली भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या आप बता सकते हैं भारत की राजभाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत की राजभाषा क्या है? अभी बताइए कमेंट सेक्शन में, पर लिख लीजिए पता है तो, नहीं तो सर्च करके बाद में ज़रूर बताना। आपको कुछ फैक्ट्स नज़र आएंगे, समझ में आएंगे जब आप भारत के बारे में सर्च करेंगे कि इसकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो सिंगली जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। 1956 में एक एक्ट आया, उसको पास करके ये चीज़ कर दी गई। अब क्या था
कि दूसरे जो तमिल से उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनके डिसरिगार्डिंग इस चीज़ को लेके हुई कि भाई आपकी भाषा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में कौन सी पॉलिसी फॉलो की गई, प्रेफरेंस वाली, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले सिंगलीज को, उसके बाद नंबर आएगा तमिल्स का, बाकी लोगों का। पहले हम सिंगलीज को प्रेफरेंस देंगे जॉब में भी, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए भी। अब क्या है, ये जो था बुद्धिज्म, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर लोगों का बुद्धिज्म, इनको प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे कानून बने देश में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि बुद्धिज्म धर्म को प्रोटेक्शन दिया गया और उसके नरिशमेंट के लिए आके काम किया गया। अब श्रीलंका में तमिल जो थे उनको वो इस बात पे फिर भड़क गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तमिल जो थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए इस चीज़ को लेकर कि हमारे धर्म को लेकर, हमारे चीज़ों को लेकर तो कुछ चीज़ हो नहीं रही है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश घोषित कर दी गई, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में उनको प्रेफरेंस मिल रही है, तो हम लोग गए कहाँ? जिसका रिजल्ट क्या निकला इस सिचुएशन का, जो होना होता है ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी टकराव की स्थिति बनी किन दो ग्रुप के बीच में? सिंगली ग्रुप, सिंगलाज और तमिल ग्रुप। ठीक है, इन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा खिंचातानी शुरू हो गई चीज़ों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर। ठीक है, स्ट्रगल शुरू हुआ किस चीज़ को लेकर, यानी संघर्ष हुआ कि जो तमिल है उसको भी दर्जा अच्छे से मिलना चाहिए, राजभाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसको भी दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ सिंगली भाषा को दर्जा देने से काम नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगली नहीं रहते हैं, यहाँ पर तमिल्स भी रहते हैं, तो हमारी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। इस चीज़ को लेकर 1980s तक, यानी 1980s का टाइम आ गया, बहुत सारे पॉलिटिकल जो ग्रुप हैं वो आगे आने लगी डिमांड को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। ठीक है, और वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे तमिल एलम। ठीक है, अपने स्टेट की, तमिल एलम स्टेट। और ये कहाँ मांग रहे थे इस चीज़ को? नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स, कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका में ये जो एरिया था, इस एरिया में वो डिमांड कर रहे थे अपने तमिलिलम स्टेट की कि तुम हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, हमें तो हमारी जो डिमांड है उसको तुम फुलफिल करो। ठीक है, और इस ही सिचुएशन को लेके गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर छिड़ गई, यानी सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध, यानी घर में ही युद्ध की स्थिति आ गई। बाहर वाले को आने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में इतना ड्रामा चल रहा है, इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि सरकार जो है कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो इस चीज़ से क्या हुआ, दोनों के ऊपर भरोसा, दोनों ही कम्युनिटीज़ का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ गया, और इस डिसट्रस्ट का जो हुआ वो ये हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गया यहाँ पर। और ये सिविल वॉर फिर खत्म कब हुआ? 2009 में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सिविल वॉर जो था श्रीलंका का, वो किस तरीके से खत्म हुआ, तो आपको बताना है 2009 में खत्म हुआ। काफ़ी लोग मारे गए, डेटा कुछ और आए, लोग ज़्यादा मारे गए, तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिली। अकोमोडेशंस इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम की समझदारी क्या रही, ये देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, श्रीलंका का जो मॉडल था वो था कि जो सरकार थी उसने बहुसंख्यकवाद को ही बढ़ावा दिए रखा, और जो अल्पसंख्यक थे उनकी डिमांड को माना ही नहीं, तो अल्पसंख्यक भड़क गए इस चीज़ से, और फिर आपस में लड़ाई झगड़े हुए, लोग मरे, सिविल वॉर चला, काफ़ी टाइम तक चला, कहाँ से 1800 में शुरू होकर 2009 तक चला, तो कितने लोग मरे होंगे। तो ये सब चीज़ थी। लेकिन बेल्जियम जो थी यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दो कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें कि आपके फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन भाषी लोग थे, तो इन तीनों ही लैंग्वेज के लोगों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपना कुछ अलग ही तरीके का मॉडल निकाला, बहुत ही यूनिक रास्ता निकाला। और उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी अगर हम सभी को राइट्स दे दें, सभी को अधिकार दे दें, सभी को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फिर दिक्कत क्या होगी। तो उन्होंने पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर को शेयर कुछ इस तरीके से किया कि हर एक नागरिक उस हालात से, उस सिचुएशन से खुश रहे। ठीक है, तो 1970s 1993 के आसपास के टाइम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 संशोधन किए। ठीक है, हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि संशोधन होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 बड़े संशोधन हुए। अब उन संशोधनों की मदद से बेल्जियम सरकार ने क्या किया वो देखते हैं।
सबसे पहले अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी केंद्रीय सरकार, केंद्र में जो सरकार होगी उसमें जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। यानी ये डिपेंड नहीं करता कि डच भाषी लोग कितने हैं या फिर फ्रेंच भाषी लोग कितने हैं, ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है कि डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग इनका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा केंद्र में, ठीक है। यानी केंद्र में इनको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, पहली बात होगी। फिर ताकि कुछ विशेष कानून भी अगर बनाने हैं तो वो भी दोनों की सहमति से ही बनेंगे, कोई एक डिसीजन उस पर नहीं लेगा, कोई एक कम्युनिटी उसके ऊपर फैसला नहीं लेगी। जो सांसद हैं वो क्या करेंगे, दोनों के ही बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी मेजॉरिटी में फैसला आएगा उसके पक्ष में हम जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तरफा फैसला नहीं होगा यहाँ पर, यानी कोई एक कम्युनिटी ही डिसाइड नहीं करेगी कि क्या करना है केंद्र में, दोनों ही कम्युनिटी, दोनों ही भाषा के बोलने वाले लोग जो है उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। तो इन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन है वो खत्म हो गई। भाई केंद्र में दोनों को इक्वल राइट मिल गए, सही है, इक्वल पार्टिसिपेशन। जितने मेंबर इसमें फ्रेंच भाषा के लोग बोलने वाले होंगे उतने ही लोग उसमें डच भाषा बोलने वाले लोग होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी जो दोनों जगह थी फ्लेमिश और वेलोनिया, उन दोनों में ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ठीक है। यानी क्षेत्रीय सरकारों को भी पावर दे दी गई। अब जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी केंद्र सरकार के पास ही सारी पावर, ऐसा नहीं है। अब जो पावर है वो क्षेत्रीय लेवल पर भी यानी स्टेट लेवल पर भी दे दी गई है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं रही। राज्य सरकार जो है वो अब किस पे डिपेंडेंट नहीं है, केंद्र सरकार पर, क्योंकि उसके पास भी अपनी खुद की पावर अब है, ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट देखिए क्या होता है। ब्रुसेल्स जो है, राजधानी जो है, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर बोला कि ब्रुसेल्स जो है उसमें एक अलग ही तरीके की सरकार बनी और इसमें दोनों ही जो ग्रुप्स थे उनका इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। जैसे कि सेंट्रल में हुआ था ना, जैसे केंद्र में हुआ था, दोनों को इक्वल पार्टिसिपेंट थे। सरकार में दोनों ही भाषा के बोलने वाले इक्वली लोग हैं, ऐसे ही ब्रुसेल्स में भी दोनों ही भाषा के जो लोग थे, बोलने वाले लोग थे, बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन था, प्रतिनिधित्व था उन दोनों का, ठीक है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, देखिए सेंट्रल में अगर हम डेटा देखें, सेंट्रल में और राजधानी में यानी ब्रुसेल्स में, सेंट्रल में जहाँ पर ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और 20% थे डच भाषा बोलने वाले। इसका उलट था यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो कितने थे, 59%, और फ्रेंच बोलने वाले यहाँ पर कितने थे, 40%। ये डेटा था ना, यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले कम है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने सेंटर में एडजस्ट किया इन लोगों को इक्वल लाने के लिए, समझ रहे हो। क्योंकि डच भाषा वाले लोगों ने नंबर अपना ज़्यादा होने के बावजूद भी ये हामी भर दी कि ठीक है 40% वालों को भी हमारे ही इक्वल राइट दे दो। तो फिर राजधानी में भी जो ये वाली चीज़ थी ये लागू की गई कि ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्रांस में वहाँ पर हमको एक साथ बैठाया है, इसलिए हम यहाँ पर डच भाषा वाले लोगों को भी इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। मतलब यहाँ पर सहयोग की राजनीति देखने को मिली दोनों ही ग्रुप के बीच में। ऐसा नहीं ईंट पत्थर लेके घूम रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए कि नहीं 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 हम इनको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं लेने देंगे, ऐसे इन्होंने नहीं किया। क्योंकि सेंट्रल में दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मेंबर्स बहुत शांतिपूर्वक मान गए। ऐसे ही ब्रुसेल्स में भी शांतिपूर्वक तरीके से दोनों मान गए। नहीं तो फ्रेंच भाषी लोग क्या बोल सकते, हम तो 80% है, हम कैसे इक्वल हो जाए। डच वाले बोल सकते थे अरे हम तो 20% है, हमें पार्टिसिपेशन दो। तो फ्रेंच वाले क्या बोल सकते थे, हम तो 80% हैं, हमारा नंबर तो ज़्यादा ही होना चाहिए भाई सरकार में, हम नहीं और इक्वल। अब क्या बोला, ब्रसेल्स में भी इक्वल पार्टिसिपेंट है, जितने इसके सांसद होंगे इतने ही इसके सांसद होंगे, सेंट्रल में भी जितने इस कम्युनिटी के सांसद होंगे इतने ही इस कम्युनिटी के सांसद होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही अलग तरीके का मॉडल था पर एक्सेप्टेबल था। अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल की बात हो गई है, स्टेट की बात हो गई है। अब आता है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ये तीसरी तरीके की गवर्नमेंट कौन सी थी, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो तीसरे लेवल की जो सरकार थी, इसका क्या था, इसको तीसरे लेवल की सरकार को जिनमें हर एक भाषा को बोलने वाले को इक्वल राइट दिया गया, चाहे वो डच भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो जर्मन भाषा बोलने वाला हो, ठीक है। तीनों ही समुदाय के जो लोग हैं वो चाहे जहाँ कहीं भी रहते हो, फ्लैमिश में रहते हो, वेलोनिया में रहते हो, तीनों को ही सामुदायिक सरकार को मिलके ही चुनते थे, ठीक है ना। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसमें ये लोग क्या करते थे, कल्चरल, एजुकेशनल, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मामले होते थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते थे, ठीक है। और लैंग्वेज से रिलेटेड भी जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी इश्यूज होंगे वो मिलकर सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। थर्ड टाइप की गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मेनली आपसे पूछा जाता है कि थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी थी, वो थी सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर आगे, क्योंकि बेल्जियम जो है वो एक ऐसी कंट्री निकली जिसने बहुत ही सावधानी से और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, नहीं तो बंटवारा तो तय ही था, ठीक है। जिस तरीके से मैप बताता है ऐसे आधा तो ऐसे बट जाती कंट्री, लेकिन ये होने से बचा लिया बेल्जियम ने और लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन देकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अच्छा देखिए, इसी वजह से बेल्जियम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत ज़्यादा सब लोगों ने इस चीज़ की बड़ाई करी। और यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय संघ बोल सकते हैं, जब इसको बनाने का फैसला हुआ तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, उसको ब्रुसेल्स ही रखा गया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है यूरोपीय संघ का, तो ये है ब्रुसेल्स में, जो कि कहाँ है, बेल्जियम में। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की गई, तो इसको आगे सभी कंट्रीज ने बहुत अच्छे से आगे सराहा। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हमने श्रीलंका की बात कर ली है, हमने बात कर ली है बेल्जियम की, दोनों ने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया। बेल्जियम ने एक शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को राइट्स दे दिए, जबकि श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन देखने को मिली और काफ़ी टाइम बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, यानी जो हिंसा है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी अगर आपको पॉलिटिकल ऑर्डर ठीक से चलाना है, सरकार को स्टेबल रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब फालतू की चीज़ों को एक साइड करना पड़ेगा। जो चीज़ें हिंसा लाती है, सरकार को इंस्टेबल करती है, उन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा कि जो बहुसंख्यक, अगर सरकार क्या बोले कि जो बहुसंख्यक बोल रहे हैं हम वही करेंगे, ठीक है, तो ये समझदारी वाली बात तो हुई नहीं। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि बहुसंख्यक को भी ध्यान में रखा जाएगा और अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और हम जो फैसले हैं वो उस तरीके से करेंगे कि दोनों का ही फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की आत्मा क्या है, कहा जाता है इसको एक तरीके से। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा बसती है इसमें। सत्ता की साझेदारी जो है ना, वो असल में क्या होती है, लोकतंत्र की आत्मा ही उसको हम कह सकते हैं। अगर सही तरीके से पावर को शेयर किया गया कंट्री में, तो उसमें उसे कहा जाएगा कि लोकतंत्र जो है वो यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो पावर को शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, राजा होगा अपने पास पावर रखेगा, ना ही लोकतंत्र, ना ही पावर, ना ही शेयर करने की जरूरत, सिर्फ राजा रानी रूल, ठीक है, समझ गए ना इस बात को। तो लोकतंत्र है तो पावर तो शेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे तर्क की, जो कि दो तरीके के हैं, एक तो है आपका युक्तिपरक तर्क और दूसरा है आपका नैतिक तर्क।
तो युक्ति परक में आपको बात की जाती है लाभ हानि की, हिसाब किताब लगाया जाता है इस सिचुएशन से, इस फैसले से लाभ हानि होगी, और जहां पर पूरे तरीके से नैतिक भाव उपलब्ध हो वहां पर बोला जाएगा नैतिक परक तर्क या नैतिक तर्क कहा जाएगा। ठीक है, तो युक्ति परक तर्क है समझदारी वाला तर्क, बोला जा सकता है इसको समझदारी वाला तर्क, और नैतिक तर्क होगा जिसमें कि सत्ता का जो बंटवारा है वो नैतिक तरीके से किया जाए। ठीक है, सत्ता का जो बंटवारा है वो नैतिक तरीके से किया जाए, और युक्ति परक में है कि समझदारी से काम किया जाए। ठीक है, नैतिक तर्क कहता है कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, और ये लाभ हानि की कंडीशन बताता है युक्ति परक तर्क। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पावर को जो है शेयर किया जाता है। ठीक है, देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। आपको पता है कि पावर जो सत्ता है उसको बंटवारे की जब बात आती है तो फिर हमें किसी एक ऑर्गन के पास, किसी एक अंग के पास सारी पावर नहीं होती, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है विधायी शक्तियों में, कार्यकारी शक्तियों में और न्यायपालिका शक्ति में। ठीक है, और इस टाइप के जो ढांचा है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला है, क्षैतिज स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्षैतिज स्तर, जिसमें कि क्या होता है कि शक्तियां जो हैं वो एक ही जगह पर रहकर अलग अलग तरीके से काम करती हैं और एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण भी होता है थोड़ा बहुत। जैसे कि हमने बोला है कि कार्यपालिका के पास अपनी पावर है, तो कार्यपालिका जो है वो अपनी पावर का उपयोग तो करेगा, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं कौन रहेगा, संसद रहेगा। कार्यपालिका कहीं ना कहीं संसद के अधीन है, उससे बाहर जाके वो काम नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर हम जुडिशरी की बात करें, इसकी न्यायपालिका की अगर हम बात करें, तो इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, कार्यपालिका करती है, तो डिपेंडेंट हो गया कहीं ना कहीं। और न्यायपालिका जो है वो भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है, वो भी किसी कंट्रोल में है। इसके अलावा कार्यपालिका पर कौन कंट्रोल रखता है, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और अपनी अपनी जगह पर रहकर काम करते रहते हैं। मतलब किसी एक के पास अधिकार नहीं है कि वो निरंकुश तरीके से अपनी शक्तियों को पूरे तरीके से चला सके। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षैतिज जो मॉडल है वो किस तरीके का मॉडल है, उसको हम नियंत्रण और संतुलन का मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि नियंत्रण और संतुलन का जो व्यवस्था है वो कौन से वाले फॉर्म में आएगी पावर शेयरिंग के, तो वो आएगी क्षैतिज फॉर्म में, जिसमें कि विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है, लेकिन ये एकदम से बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी नहीं है, अपने अपनी जगह पे काम करेंगे लेकिन निरंकुश तरीके से नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी का किसी दूसरे के पास नियंत्रण किसी तरीके से होगा जरूर। ठीक है ना। सेकेंड है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एज डिफरेंट लेवल। जनरल गवर्नमेंट यानी जैसे आपकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरी कंट्री पर रूल करती है। सबसे ऊपर कौन सी आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के ऊपर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा दूसरी आपकी रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि आपके राज्य सरकार कह सकते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड तरीके की सरकार भी है जिसको हमने नाम दिया है पंचायती राज या फिर आपका नगर पालिका वाला सेक्शन जो है। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, पावर किसी एक के पास नहीं है। जैसे हमने देखा था ना अभी बेल्जियम वाले में, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसे ही हमने भी अलग अलग तरीके शक्तियों को बांट लिया है। ठीक है, विधायिका है, कार्यपालिका है और हर तरीके से शासन में जिम्मेदारी हर किसी की इंक्लूड करी है। ठीक है ना, किसी एक के पास पावर नहीं है कि सेंट्रल जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल करे गवर्नमेंट को, पूरे देश की गवर्नमेंट को। क्योंकि हमारे पास फेडरल सिस्टम है तो स्टेट है, तो स्टेट के पावर पास अपनी अलग पावर है। इसके अलावा पंचायती राज जो है उसको भी हमने थोड़ी सी पावर और दी है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके अपने लेवल पे। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में कौन से गांव में, बगधरी गांव में, कौन सी डेट पर, 2 अक्टूबर
1959 में पंचायती राज की शुरुआत करी थी। कब? 1959 में। लेकिन इसको संवैधानिक तरीके से अगर हम बात करें तो कौन से संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था? 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें ये पंचायती राज सुविधा लाई गई थी, त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय मॉडल पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल यहाँ पर लाया गया था, यानी 3 लेवल की यहाँ पर गवर्नमेंट होगी। किस चीज की बात करें? पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज के अंदर भी तो अलग अलग सेक्शन है ना, अलग अलग तरीके से काम करती है। तो ये तो हो गया पंचायती राज, और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसको, सब्जेक्ट्स को। अब बात आती है नगर पालिका की। नगर पालिका कहाँ पर होती है? शहरों में। ठीक है, जो काम गांव में पंचायतें करती है वही काम शहर में नगर पालिका करती है। जैसे कि आपकी अगर दिल्ली की बात करें तो एमसीडी वगैरह है। ठीक है, ये कॉरपोरेशन है। इसमें भी डिवाइड किया गया है कि इतने नंबर से ऊपर जितनी पॉपुलेशन होगी वहां पर ये तरीके की गवर्नमेंट काम करेगी, इससे कम होगी तो इस तरीके की गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन वो है कौन सी गवर्नमेंट? है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से नीचे, यानी आपकी नगर पालिका। ठीक है, ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब ये जो अमेंडमेंट था ये था 74th अमेंडमेंट इसको लेकर। ठीक है, ये हुआ था नगर पालिका वाला अमेंडमेंट 1992 में, जो कि लागू हुआ था, यानी इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे तरीके से 1 जून 1993 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में देखी थी कि वहाँ पर सभी के पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, और एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड जो डिसीजंस थे वो इनके कंट्रोल में थे। ऐसे ही भारत में भी इंश्योर किया गया कि सभी ग्रुप्स जो है देश के वो शामिल हो। यहाँ की जो विधायिका है, ठीक है, उसमें कोशिश की गई कि जो सभी ग्रुप हैं, कहाँ गया, ठीक है, प्रशासन में सभी ग्रुप जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी ग्रुप हो, इक्वल पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। जिनको भी किनारे किया गया है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाए, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन किया जाए। मेन पॉइंट यहाँ पर ये रहा है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए उनकी सीट्स जो है वो इंश्योर की गई कितनी होनी चाहिए, ताकि अगर सीट्स रिजर्व नहीं की जाएगी महिलाओं की या फिर अल्पसंख्यक समूह की या फिर किसी की भी जिनको हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन हो, तो उनको पार्टिसिपेशन दिया ही नहीं जाएगा। वो तो संविधान में मेंशन है, तो उनको वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नहीं तो उनको पार्टिसिपेशन करने ही नहीं दिया जाए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर महिलाओं की सीट्स जो हैं वो भर ही नहीं पाती है क्योंकि उनको आने ही नहीं दिया जाता है आगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो सभी का होना चाहिए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर हो, कैसे भी हो, पर सभी को पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिया जाए। सभी सोशल ग्रुप्स को लाया जाए पार्टिसिपेशन के लिए। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप हैं सभी के पास पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा नागरिक हमारे देश में ना रहे जो कि ये कह सके कि इस भारत देश में या फिर किसी पर्टिकुलर देश में जो मेरा पार्टिसिपेशन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups. Pressure groups का आपको पता ही है। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं? ये जैसे किसान हुए या फिर कोई मजदूर ग्रुप हुआ, उद्योगपति ग्रुप हुआ, या कोई पर्यावरण से रिलेटेड ग्रुप हुआ, कोई भी ग्रुप हो सकता है, हित समूह इनको बोलते हैं। ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं। ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनका जो पर्पस होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। बहुत बड़ा ग्रुप होता है लेकिन इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी पॉलिसीज में परिवर्तन करवाते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप यहाँ पे गलत हो। और इसी तरीके से क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये बोला जा रहा है ना, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी दोज इन पावर। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गलत तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं तो उनके लिए आंदोलन किया जाता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। कितने पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने हैं। तो वो सभी क्या है? प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट को सही डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, और अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए कि हाँ हम भी हैं,
हमें नहीं छोड़ा जा सकता, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट में होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपटीशन बना रहे, यानी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखती हैं। नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो अपनी एक पॉलिसी बनाएगी और वही पॉलिसी हमेशा चलती जाएगी। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर गलती करती है तो दूसरी पार्टी फिर आकर उसको सही करती है। तो यहाँ पर डर बना रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में कि अगर हम इनको साथ में नहीं लेंगे, लोगों को सभी को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो क्या होगा, फिर हम चले जाएंगे, हम अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो सत्ता का तो सारा खेल ही है, ठीक है। जिनसे कभी बात नहीं होती उनसे बात की जाती है सिर्फ सत्ता में आने के लिए। तो इस तरीके की पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, अपने एजेंडा बताए जाते हैं लोगों को इलेक्शन के टाइम पे कि हम ये कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे। पर कुछ बार कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यही चीज़ है। एक चीज़ और बताने मुझे आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्म, ये क्षैतिज फॉर्म है पहले वाली, ठीक है। दूसरे वाली फॉर्म को हम कहेंगे जिसमें कि तीनों लेवल आपको दिखाए गए हैं। ये है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण पावर का, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका पंचायती राज वगैरह है। ये आपका ऊर्ध्वाधर वितरण पावर का, शक्ति का, सत्ता का। और जो इससे पहले वाला है आपको जो बताया है, ये है आपका क्षैतिज वितरण, ठीक है, क्षैतिज वितरण। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें इतना ही था। कंक्लूजन के तौर पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो सत्ता की साझेदारी है, हमें दोनों ही कंट्रीज़ की स्टोरी समझने के बाद ये पता चला कि अगर समझदारी से काम किया जाए तो देश को टूटने से बचाया जा सकता है। और देश के जो नागरिक होते हैं वही देश को बनाने का काम करते हैं। अगर वही समझेंगे नहीं, वही यूनिवर्सिटीज़ जो अलग अलग तरीके से ऑनलाइन उस पर चलती हैं, सोशल ग्रुप्स पे चलती हैं, उन पर ब्लाइंडली बिलीव करने की बजाय फैक्ट्स पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ देखने से अच्छा समझदारी दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पॉलिटिक्स बहुत ही अलग चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है और समझना पड़ेगा अगर आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं और इसके एमसीक्यूज के साथ जल्दी ही मैं आपके साथ शामिल होंगी। अलग प्लेलिस्ट आपकी सिविक्स की बना दी जाएगी, सिविक्स की आपकी एमसीक्यूज की भी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, उनकी वीडियोज़ भी आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।